एक तरफ जहां विद्युत अपनी बचपन की दोस्त तनु को याद करके अपनी यादों से बाहर आ गया था, तो वहीं इधर एसआई नवीन उसी रात 9 बजे के आसपास फॉरेंसिक लैब पहुंच गया। आज फॉरेंसिक टीम में एक नया डॉक्टर आया हुआ था जो सीरियल किलर के केस को देखने वाला था। इसी कारण एसआई नवीन सिमरन के कहने पर फॉरेंसिक लैब गया हुआ था। डॉक्टर आलोक, नवीन ने लैब के दरवाजे पर से कहा। नवीन को इस वक्त लैब में देखकर डॉक्टर आलोक ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, हाँ आइए, अंदर आ जाइए। नवीन अंदर आकर डॉक्टर आलोक के सामने कुर्सी पर बैठ गया। आपको सिमरन मैडम ने बताया होगा ना कि मैं आने वाला हूं? नवीन ने याद करते हुए कहा। हाँ, बताया तो था, मगर हमें पता नहीं था कि आप इस वक्त टपक पड़ेंगे। मेरा मतलब इस वक्त आ जाएंगे। डॉक्टर आलोक ने अपने शरारती अंदाज में कहा। हाँ, अभी जैसा माहौल चल रहा है, मैं जल्दी जल्दी इस केस को सॉल्व करना चाहता हूं। नवीन ने इतना कहा ही था कि तभी डॉक्टर आलोक ने कहा, हाँ, आप केस सॉल्व करना चाहते हैं और मेडल लेना चाहते हैं, है ना मिस्टर नवीन? डॉक्टर आलोक की बात सुनकर नवीन झेप गया, क्योंकि असल में उसके मन में भी यही था। नवीन ने बात को बदलते हुए कहा, हाँ तो डॉक्टर, फारूक अली की डेड बॉडी आपने देख ली होगी और अब आपको पता चल गया होगा कि किलर कितना बेरहम है। हाँ नवीन, वैसे तुम हमें कुछ और बता सकते हो क्या? जैसे कि लाश के पास और क्या मिला, लाश किस हालत में थी, उसे अगर जमीन में गाड़ा गया तो किस तरह वो गढ़ा हुआ था, वगैरह वगैरह, ताकि हमें कुछ और आइडिया हो जाए। डॉक्टर आलोक ने नवीन से पूछा। डॉक्टर आलोक की बात सुनकर नवीन ने कुछ देर तक सब कुछ याद किया और बोला, हाँ, लाश को आम के पेड़ के नीचे गाड़ा गया था और उसे पूरी तरह से नहीं गाड़ा था, बल्कि उसका एक हाथ ऊपर था। नवीन आगे कुछ और बोल पाता इससे पहले ही डॉक्टर आलोक ने पूछा, नवीन, मैंने लाश की गर्दन पर तार के कई सारे निशान देखे हैं, तो क्या मतलब हो सकता है इसका कि किलर ने पहले तार से फारूक अली को मारा और फिर गाड़ा, या फिर कुछ और तरीका हो सकता है? देखिए डॉक्टर, अभी तक जितने भी कत्ल हुए हैं ना, ये गले पर तार के निशान कॉमन है और साथ ही 2-3 चीजें और भी कॉमन हैं, जैसे कि लाश को जमीन में गाड़ देना, उसके हाथों में एक एनवलप छोड़ देना और फिर लिख देना कि मेरी तलब इसकी मौत है। नवीन ने आगे कहा, ये सब कुछ चीजें कॉमन हैं जो हर लाश के पास देखने को मिल रही हैं। तो फिर वो एनवलप कहाँ है? क्या आप लोग उसके अंदर 101 रुपए भरकर किसी की शादी में दे आए, शादी में खाना खाने के बहाने? हाँ डॉक्टर आलोक ने फिर से अपने अंदाज में कहा, वैसे यार, शादी के खाने से याद आया, हमें शादी का खाना खाए बहुत दिन हो गए। वैसे आपकी शादी हो गई? डॉक्टर आलोक की बात सुनकर नवीन पहले तो चौंक गया, मगर फिर उसने ना में सिर हिलाते हुए कहा, जी नहीं। अच्छा, नहीं, हम तो ऐसे पूछ रहे थे। इतना डॉक्टर ने कहा ही था कि तभी उनको एनवलप का ख्याल आया। डॉक्टर ने पूछा, हाँ भाई, तो एनवलप कहाँ है, दिखाइए हमें। नहीं, फारूक अली की बॉडी के पास हमें कोई एनवलप नहीं मिला। नवीन ने याद करते हुए कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? अभी आपने कहा कि हर लाश के पास एक एनवलप रखा मिलता है, तो फिर अब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला? जनाब, वैसे आप शराब का शौक रखते हैं क्या? हाँ, डॉक्टर आलोक ने फिर अपनी बात से भटकते हुए बोला, वैसे हमें बड़ा शौक है शराब का और शबाब का भी। आहा। डॉक्टर, आप फिलहाल केस पर ध्यान दीजिए। और हाँ, नवीन ने आगे कहा, एक बात है डॉक्टर, जो हमारी आंखों के सामने था पर हम नहीं देख पाए। आज आपके कारण उस पॉइंट पर मेरा ध्यान जा रहा है। अच्छा, और वो क्या? डॉक्टर आलोक ने क्यूरियोसिटी से पूछा। यही कि अब तक जितनी भी मौतें हुई हैं, उनमें से कुछ लाशों के पास हमें एनवलप मिले हैं और उनमें जो पता दिया गया था, हमने वहां रेड मारी तो हमें वहां से बहुत कुछ मिला, मगर वहीं दूसरी तरफ कुछ लाशें ऐसी भी थीं जहां से हमें कोई भी एनवलप या कुछ नहीं मिला, और ये बात किसी ने गौर ही नहीं की। नवीन ने एक अहम बात बताते हुए कहा, अच्छा तो मिस्टर नवीन, आप याद करके बताइए कि ऐसी कौन कौन सी लाशें थी जहां से आपको कोई भी लिफाफा नहीं मिला? देखिए, मामला बड़ा गंभीर है, जरा अच्छे से सोचकर बताइएगा। डॉक्टर आलोक ने थोड़ा सा गंभीर होते हुए कहा। नवीन इसके बाद काफी देर तक सोचता रहा, फिर करीब 5 मिनट बाद बोला, डॉक्टर, एक कामिनी नाम की कॉल गर्ल थी, उसके पास से हमें कोई भी एनवलप नहीं मिला। फिर अभी कुछ दिन पहले
मुन्नी नाम की एक प्रोस्टिट्यूट थी, उसके पास से भी कोई एनवलप नहीं मिला। और अब ये फारूक अली। नवीन की बात सुनने के बाद डॉक्टर आलोक अपनी जगह से उठ खड़े हुए और उन्होंने काफी देर तक सोचने के बाद कहा, और इन तीनों के अलावा जितनी भी लाशें मिली हैं सबके पास एनवलप था। Am I right, मिस्टर नवीन? हाँ डॉक्टर, बिल्कुल। सोनम सूद, मिस्टर चोपड़ा, फिर तेजपाल और इसके पहले 2 और मौतें हुई, उन सबके पास से हमें एनवलप मिला, नवीन ने बताया। वैसे क्या आप बता सकते हैं कि क्या रहता था उन एनवलप में? डॉक्टर ने पूछा। एक तरह से कहूं तो उनमें सबूत होते थे, या ये भी कह सकते हैं कि उनके काले कारनामे। मुझे जहां तक समझ आया तो मुझे तो यही लगता था कि किलर उन लोगों को मारने की वजह छोड़ जाता था, नवीन ने कहा। नाइस, इंटरेस्टिंग। पर अगर ऐसा है तो बाकी के जो 3 कत्ल हुए हैं उनको मारने की वजह क्यों नहीं छोड़ी किलर ने? सवाल तो ये भी है ना? डॉक्टर आलोक ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर की इस बात पर नवीन अब बुरी तरह से फंस गया और इसका जवाब ढूंढने लगा, लेकिन काफी देर तक सोचने के बाद भी नवीन को कुछ नहीं सूझा। डॉक्टर आलोक ने घड़ी की तरफ देखा, उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। डॉक्टर आलोक ने कहा, वैसे अब कल बात करते हैं, हम आज रात सब कुछ अच्छे समझ लेते हैं, उसके बाद कल बात करते हैं, ओके? इसके बाद नवीन लैब से निकल गया और बाहर आते ही उसे ख्याल आया कि उसे ये बात एसीपी को बता देनी चाहिए। नवीन ने यह सोचकर फोन निकाला, मगर तभी उसे समय का ख्याल आया। उसने खुद से कहा, यह भी कोई वक्त होता है, अभी फोन करूंगा तो सर गुस्सा हो जाएंगे, इससे अच्छा है सिमरन मैडम को बता देता हूं। इतना कहकर नवीन सिमरन को फोन लगाने लगा, मगर सिमरन का फोन बंद आ रहा था। लगता है कहीं बिजी है मैडम, अब कल ही बताता हूं, यह कहकर नवीन अपने घर की तरफ जाने लगा। इधर दिल्ली शहर के मेट्रो स्टेशन पर रात के करीब 1 बज रहे थे और प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा सन्नाटा छाया हुआ था। और इसी सन्नाटे में इंस्पेक्टर सिमरन अपने अलग ही अंदाज में कहीं से चली आ रही थी। उसने आज एकदम अलग ही रूप बनाया हुआ था। वो आज नॉर्मल लड़की की तरह लग रही थी। शर्ट और जीन्स पहना था सिमरन ने, और रात के इस वक्त भी आंखों में चश्मा लगा हुआ था। सिमरन को ऐसे देखकर कोई भी नहीं पहचान पाता। अरे यार, इस खबरी ने तो मुझे फंसा ही दिया था, और उस गधे के कारण मेरा फोन भी बंद हो गया है। जल्दी घर जाना होगा, कल एसीपी सर को टाइम पर रिपोर्ट भी तो करनी है। कहते हुए सिमरन वहीं प्लेटफॉर्म पर एक कुर्सी पर बैठ गई और गाड़ी का इंतजार करने लगी। उसे बैठे हुए काफी देर हो गई, मगर फिर भी ट्रेन नहीं आई तो उसने झल्ला कर कहा, आज तो सब कुछ लेट चल रहा है, क्या करूं? घर जल्दी पहुंचना है। सिमरन उस प्लेटफॉर्म पर उस वक्त अकेली बैठी थी और मन ही मन कुछ सोच रही थी कि तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ी। उसने जब अपने आसपास देखा तो सब कुछ नॉर्मल था। ये क्या था? मेरे कान बज रहे थे क्या? कहती हुई सिमरन वापस कुछ सोचने लगी कि तभी अचानक से उसे फिर से एक आवाज सुनाई पड़ी, और इस बार यह आवाज लगातार आ रही थी। सिमरन को थोड़ा शक हुआ। उसे एक पल को लगा जैसे किलर तो नहीं आ गया वहां। ये सोचते हुए उसने अपनी पिस्तौल निकालनी चाहिए, मगर तभी उसे एहसास हुआ कि वो अपनी पिस्तौल तो घर पर भूल आई है। ओह शिट, ये गलती मैं कर कैसे सकती हूं? सिमरन ने खुद को धिक्कारते हुए कहा और प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर चारों तरफ देखने लगी। वो यहां वहां देख रही थी कि तभी पटरी पर उसे एक अजीब सा आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी के बड़े बड़े बाल थे, साथ ही उसने अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे। उसने जैसे ही सिमरन को देखा वो शैतानी हंसी हंसने लगा। ऊपर से सिमरन को इस तरह से देखकर वो और भी ज्यादा बहक गया था। वो ये नहीं जानता था कि जिस लड़की को वो देखकर खुश हो रहा है वो एक पुलिस वाली है, और ऐसी वैसी पुलिस वाली नहीं बल्कि एक बहादुर और निडर पुलिस वाली है। मगर इस वक्त सिमरन उस आदमी से डर रही थी और वो इसी कारण तेज कदमों से प्लेटफॉर्म पर भागने लग गई। लेकिन वो कुछ दूर तक गई ही थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि वो आदमी उसके पीछे आ रहा है। ये आदमी तो मेरे पीछे आ रहा है, अब क्या करूं? सिमरन ने घबराते हुए कहा और वो आगे अपनी रफ्तार में जाने लगी। वो कुछ दूर तक गई ही थी कि तभी सामने से उसके जैसे ही दिखने वाले एक आदमी ने अचानक से सिमरन के सामने आकर कहा, अरे कहां जा रही हो मैडम? ऐसे कोई जाता है क्या? मैं तुम्हें वार्न कर रही हूं, अगर तुम दोनों ने मुझे कुछ किया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। सिमरन ने दोनों आदमियों को धमकी देते हुए कहा। सिमरन की बात सुनकर आदमी ने च्युइंगम निकाला और सिमरन के शर्ट के ऊपर चिपका दिया, और फिर दोनों आदमी जोर जोर से हंसने लगे।
सिमरन जोर से चिल्लाई और वहां से भागने लगी क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये दोनों कोई गुंडे बदमाश नहीं है बल्कि पागल हैं। और पागलों से कैसे निपटना है ये सिमरन नहीं जानती थी और वो इस तरह के लोगों से बचपन से ही डरती आ रही थी। वो बचकर ना जाने पाए, पकड़ो उसे, एक आदमी ने कहा और फिर दोनों सिमरन के पीछे दौड़ पड़े। सिमरन आगे आगे भाग रही थी और दोनों उसके पीछे थे। सिमरन आगे अपनी रफ्तार से भागी जा रही थी कि तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो गिर पड़ी। दोनों आदमी उसके पास आ गए। एक ने उसको दोनों हाथों से पकड़ लिया और दूसरा अपनी थैली से कुछ निकालने लगा। प्लीज हेल्प मी, कोई है, बचाओ मुझे इन पागलों से, सिमरन जोर से चिल्लाई। सिमरन के मुंह से पागल सुनकर वो दोनों और ज्यादा भड़क गए और सिमरन की तरफ गुस्से से देखने लगे। एक आदमी सिमरन के मुंह पर काला रंग लगाने ही वाला था कि तभी वहां पर किसी चौथी की आवाज आई। उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कौन है रे? दोनों ने वहां देखते हुए कहा। तभी सामने से कूदते हुए एक आदमी आया और स्टाइल में खड़ा हो गया। उस शख्स ने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। प्लीज इंस्पेक्टर, मुझे बचा लीजिए, सिमरन ने कहा। डोंट वरी, आप जैसे हसीनाओं को बचाने के लिए ही तो हम पुलिस में भर्ती हुए हैं। उस शख्स ने इतना कहा और दोनों आदमियों पर टूट पड़ा। तीनों के बीच में मारा पीटी शुरू हो गई। कभी पुलिस वाला दोनों पर भारी पड़ रहा था तो कभी वो दोनों उस पुलिस वाले पर। और इधर उनको देखकर सिमरन खिलखिलाकर हंसे जा रही थी क्योंकि जिस तरीके से वो पुलिस वाला लड़ रहा था वो काफी फनी था। और करीब 10 मिनट तक ये फनी फाइट ऐसे ही चलती रही और आखिर में उन दोनों आदमियों को वहां से भागना पड़ा। हाँ तो मैडम, आप ठीक है ना? वैसे मेरा नाम है मानव अधिकारी और कमाल देखिए, मैं अपने नाम के जैसे अधिकारी भी हूं, उस पुलिस वाले ने अपना इंट्रो देते हुए कहा। जी हाँ, अब आप समझ ही गए होंगे कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना विद्युत का दोस्त मानव है। जी, मैं इंस्पेक्टर सिमरन। और वैसे आप कौन से थाने के इंचार्ज हैं? सिमरन ने हाथ मिलाते हुए कहा। सिमरन को इंस्पेक्टर कहता देखकर मानव वहीं पर गिर गया।